हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज सेल जो चैप्टर है उसका चौथा क्लास होने जा रहा है। 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं कि सेल की परिभाषा, सेल किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, या फिर सेल की जो खोज करता है उनके नाम, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखा है अपने लेक्चर में। ठीक है, आप लोग बहुत छोटे छोटे क्लास है, आधे आधे घंटे के, 26 मिनट के, कोई 20 मिनट के, तो आप लोग जाके देख लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग चौथे क्लास की ओर चलते हैं, सेल के बारे में। हम लोग ने पिछले क्लास में पार्ट ऑफ सेल शुरू किया था। ठीक है, कोशिका के अंग और भाग चैप्टर हम ये जो पाठ है हमने शुरू किया था। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ें पढ़ ली थी कल के क्लास में, हमने 2 चीज़ें करा ली है। वो है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ये 2 चीज़ें कल की क्लास में करा दी है मैंने। और यूकैरियोट क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई हैं, तो आप लोग जाके देख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग आगे चलते हैं। पार्ट ऑफ सेल, बहुत सारी पार्ट होते हैं सेल का। अभी 2 पार्ट हमने किया है, अभी बहुत सारे पार्ट्स बचे हुए हैं, उनको हम लोग पूरा करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तीसरा, ये 2 कल बता चुके हैं हम, ये तीसरा है केंद्रक। न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। आइए पहले तो हम जानेंगे कि न्यूक्लियस की खोज किसने की। न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल की ये केंद्रक की खोज किसने की। सेल के जो पार्ट है केंद्रक, ये बिल्कुल बीच में पाया जाता है, ये सेल है और इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है। उसी केंद्रक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो केंद्रक के जो खोज करता है वो कौन है, रॉबर्ट ब्राउन है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन है। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रक जो होता है कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। कोशिका का सबसे बड़ा भाग। ठीक है, केंद्रक जो होता है वो कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके बाद जो केंद्रक होता है पादप कोशिकाओं में बड़ा होता है। पादप कोशिका में बड़ा और जंतु कोशिका में छोटा होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में क्या होता है, छोटा होता है ये केंद्रक, और पादप कोशिका में बड़ा होता है। ठीक है, इसे देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो मैं अभी लिख रही हूँ, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है कि केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। ठीक है, केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं इसे, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इसे केंद्रक का दिमाग कहते हैं और इसे केंद्रक का मैनेजर भी कहते हैं। इसे कोशिका का
कोशिका का मैनेजर भी कहते हैं, मैनेजर भी कहते हैं। यानी ब्रेन ऑफ सेल केंद्रक को कहते हैं और मैनेजर ऑफ सेल भी इसी को कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं, मैनेजर ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल। ठीक है, केंद्रक को, ये केंद्रक जो होता है इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इसकी जो, इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं और कोशिका का मैनेजर भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसे कोशिका का मैनेजर भी कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि केंद्रक किन में नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी और फ्लोएम, आरबीसी और फ्लोएम में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है, आरबीसी और फ्लोएम में केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी के सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है और फ्लोएम जो होता है उसके सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब इसके प्रकार देखते हैं हम लोग। केंद्रक के प्रकार कितने होते हैं? केंद्रक जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। केंद्रक के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। केंद्रक के कितने प्रकार हैं? 4। आइए देखते हैं कौन कौन। पहला है केंद्रक झिल्ली। पहला है केंद्रक झिल्ली। पहला है केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियस प्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस प्लाज्म। पहला होता है केंद्रक झिल्ली, दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा कोई बताएगा? तीसरा कौन सा होता है? तीसरा कोई बताएगा? तीसरा होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, और चौथा कौन सा होता है? क्रोमैटिन। चौथा कौन सा होता है? क्रोमैटिन। चौथा कौन सा होता है? क्रोमैटिन। ठीक है, केंद्रक के 4 प्रकार होते हैं। पहली होती है केंद्रक झिल्ली, दूसरी होती है केंद्रक द्रव्य, तीसरा होता है न्यूक्लियोलस और चौथा होता है क्रोमैटिन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो केंद्रक झिल्ली होती है, वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। केंद्रक झिल्ली जो होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये
लाइप्रोप्रोटीन की बनी होती है। केंद्रक झिल्ली जो होती है लाइप्रोप्रोटीन की बनी होती है। लाइप्रोप्रोटीन की बनी होती है। और केंद्रक द्रव्य क्या होता है? केंद्रक द्रव्य के बारे में कुछ बातें जान लें। चलिए आइए केंद्रक द्रव्य के बारे में कुछ बातें जानते हैं। केंद्रक द्रव्य, दूसरा क्या था? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य देखिए, ये जो होता है ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। रंगहीन होता है, रंगहीन होता है यानी कलरलेस होता है। कलरलेस होता है, ठीक है। इसमें आरएनए और डीएनए पाया जाता है। आरएनए और डीएनए आगे क्लास में बताऊंगी मैं। डीएनए पाया जाता है। देखिए इसमें क्रोमेटिन भी पाया जाता है। इसमें ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। आरएनए और डीएनए इसमें पाया जाता है और इसमें क्रोमेटिन भी पाया जाता है। जो चौथा नंबर था, इसमें क्रोमेटिन पाया जाता है। क्रोमेटिन पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाता है। इसमें क्रोमेटिन पाया जाता है। ठीक है, ये राइबोसोम में होता है। राइबोसोम, ये राइबोसोम में होता है। और एंजाइम में होता है। देखिए हम लोग कितनी बातें जान गए केंद्रक द्रव्य के बारे में। केंद्रक द्रव्य के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? ये रंगहीन द्रव्य होता है। ये एक रंगहीन द्रव्य होता है। इसमें आरएनए और डीएनए पाया जाता है। इसमें क्रोमेटिन पाया जाता है। ये राइबोसोम और एंजाइम में पाया जाता है। राइबोसोम और एंजाइम में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए आइए अब हम जीन के बारे में जानते हैं। केंद्रक के बारे में हमने सब जान लिया, अब जीन के बारे में हम लोग जानते हैं। जीन, जीन की खोज किसने की थी? जीन की खोज किसने की थी, कोई बताएगा? जीन की खोज जो है वो जॉनसन ने की थी। जीन की खोज जॉनसन ने की थी। ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, खोज जॉनसन ने। जीन के स्टडी को क्या बोलते हैं? जीन के स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? कोई बताएगा? फादर ऑफ जेनेटिक्स बताइए। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बताइए। ग्रेगर मेंडल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रेगर मेंडल। जीन की खोज किसने की? जॉनसन ने की। स्टडी क्या बोलते हैं? जीन के स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है?
ग्रेगर मेंडल। अब देखिए मनुष्य के शरीर में टोटल कितने जीन पाए जाते हैं, मनुष्य के शरीर में कितने जीन पाए जाते हैं, कोई बता सकता है? तो ये है मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में 30,000 जीन पाए जाते हैं, 30,000 जीन पाए जाते हैं। कितने जीन पाए जाते हैं? 30,000। देखिए जीन की खोज किसने की? जॉनसन ने की। जीन की खोज जॉनसन ने की। उसके बाद स्टडी ऑफ जीन कौन है? जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर मेंडल है। मनुष्य के शरीर में कितने जीन पाए जाते हैं? लगभग तो 30,000 जीन पाए जाते हैं। 30,000 जीन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जीन हो गया, ये मेरा चौथा नंबर हो गया टॉपिक। पहला था कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली, तीसरा हम लोगों ने केंद्रक के बारे में जाना, चौथा हम लोग जीन के बारे में जाने, और 5वें नंबर पे अब हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही सारा क्वेश्चन कोशिका से पूछा जाता है एग्जाम में, हर वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए खोज किसने की माइटोकॉन्ड्रिया की? खोज अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने की। ठीक है, अब देखिए मेनली जो इसकी खोज थी वो किन किन लोगों ने की? वैसे तो खोज का नाम जब भी आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की तो अल्टमैन का ही नाम आता है, लेकिन मेनली जिन लोगों ने खोज की, देखिए मेनली खोज कभी कभी दो नाम भी दे देता है, तो मेनली जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था वो थे अल्टमैन प्लस फ्लेमिंग। ठीक है, अल्टमैन प्लस फ्लेमिंग। अल्टमैन प्लस फ्लेमिंग ने कब ये की? 1890 ईस्वी में। कब की? 1890 ईस्वी में। कब की इन्होंने? 1890 ईस्वी में। जब मेनली पूछेगी मेनली जीन की माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की तो अल्टमैन और फ्लेमिंग ने। आइए देखिए कि पहली बार इसे ऑब्जर्व किसने किया था? पहली बार ऑब्जर्व किन्होंने किया था? तो पहली बार ऑब्जर्व किया था कोलिकर नामक एक वैज्ञानिक ने। किलोकर। किलोकर नामक एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, पहली बार ऑब्जर्व किसने किया? कोलिकर ही होगा। कोलिकर नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ही पहली बार ऑब्जर्व किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। सबसे पहली बार ऑब्जर्व कोलिकर ने किया था। कोलिकर। ठीक है, अच्छा अब सवाल आता है कि इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व तो किया था माइटोकॉन्ड्रिया का, वो किससे किया था? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार इन्होंने ऑब्जर्व किया था? तो वो किया था इंसेक्ट्स में। कीड़ों में, कीड़े मकोड़े में। पहली बार इन्होंने किस में ऑब्जर्व किया था? इंसेक्ट्स में। उसके बाद दूसरी बार इसे किसने ऑब्जर्व किया? माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरी बार किसने ऑब्जर्व किया? इसके बाद
दूसरी बार ऑब्जर्व किया फ्लेमिंग ने। दूसरी बार किसने? फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, पहली बार जब पूछे कि खोज किसने किया तो अल्टमैन। मेनली खोज जब दो नाम दे तो अल्टमैन और फ्लेमिंग ने। पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किसने किया था तो वो थे कोलिकर जी। कोलिकर किसमें? तो इंसेक्ट्स में। ठीक है, दूसरी बार ऑब्जर्व किसने किया तो फ्लेमिंग ने। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं। देखिए, दूसरी बार फ्लेमिंग ने जब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया तो माइटोकॉन्ड्रिया का इन्होंने नाम क्या रखा? तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था फिला। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने क्या नाम दिया था? फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को जब दूसरी बार ऑब्जर्व किया था, दूसरी बार जब फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या दिया था? फिला नाम दिया था। ठीक है, फिला नाम दिया था। अब चलिए आगे चलते हैं, मिटाती हूँ मैं। देखिए, अभी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या है? फिला। फ्लेमिंग ने दूसरी बार जब एब्जॉर्ब किया तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या रखा? फिला। उसके बाद आए हमारे अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या रखा? बायोप्लास्ट। अल्टमैन ने इसके बाद अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या रखा? अल्टमैन ने बायोप्लास्ट नाम रखा। किसने? अल्टमैन ने बायोप्लास्ट नाम रखा। अल्टमैन ने बायोप्लास्ट नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया का। याद रखेंगे आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट किसने रखा था? तो अल्टमैन ने। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का बात आता है कि पहले तो फ्लेमिंग ने इसका नाम फिला रखा, उसके बाद अल्टमैन ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को रियल में माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो वो हैं कोलिकर, जिन्होंने पहली बार इसे एब्जॉर्ब किया था। वो कौन है? कोलिकर, जिन्होंने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था। कोलिकर ने, देखिए, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया रखा। ठीक है, रखा। अल्टमैन ने क्या नाम रखा? बायोप्लास्ट। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, मेवज। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था मेवज। मेवज ने माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार पादप कोशिका में देखा। मेवज ने पहली बार मेवज कौन है? एक वैज्ञानिक है। ठीक है, मेवज ने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं।
ठीक है, कि पहली बार पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो मेवज ने। पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया का पादप कोशिका में खोज किसने, मेवज ने। किसने, मेवज ने। देखिए कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या दिया, कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया, तो वो है कोलिकर। इसके बाद एक और आते हैं वैज्ञानिक, वेशले। वेशले 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 इन्होंने क्या किया, वेशले ये इन्होंने मानवीय जो होता है यकृत से, मानवीय यकृत से इन्होंने यकृत कोशिका से, देखिए इन्होंने वेशले जो थे इन्होंने यकृत कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया था। किसने आइसोलेट किया था, वेशले ने। ठीक है, वेशले ने क्या किया था, यकृत कोशिका से यकृत कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार आइसोलेट किया। ठीक है, आइसोलेट किया। पहली बार वेशले ने यकृत कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार आइसोलेट किया। जल्दी से आप लोग नोट्स बनाइए, लिख लीजिए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। खुद का डीएनए, दो झिल्ली होती है इसकी, दो झिल्ली। ठीक है, इसे सेल विद इन सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल विद इन सेल, कोशिका के साथ कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल विद इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल विद इन सेल। ठीक है, कोशिका में कोशिका। जब क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका में कोशिका किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका में कोशिका किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कितनी झिल्ली होती है, दो। खुद का इसका डीएनए होता है। ठीक है, आगे चलें। कोशिका के साथ कोशिका या कोशिका में कोशिका किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। देखिए इसे पावर हाउस, ये सबसे VVI है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कितना बड़ा है, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर। देखिए आप लोग, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर इसे किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं,
क्योंकि इसमें कोशिकीय श्वसन होता है। क्यों कहते हैं इसे कोशिका का घर? क्योंकि इसमें कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन होता है। अब कोशिकीय श्वसन कैसे होता है? तो कोशिकीय श्वसन होता है, यहाँ लिखते हैं, कोशिकीय श्वसन कैसे होता है? तो C6H12, आप लोग लिख लीजिए, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ऊपर फिर से दिखते हैं। देखिए C6H12 यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, C6H12O6 प्लस O2, ठीक है, गिव्स आउट। देखिए यहाँ पे ऊर्जा बनता है। कहाँ पे ऊर्जा बनता है? कोशिका के इसी पार्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। किसी भी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में क्या बनता है? ऊर्जा बनता है, ठीक है। कैसे बनता है? C6H12O6 प्लस O2 gives out CO2 प्लस H2O प्लस ATP। देखिए ये ATP के रूप में हमें एनर्जी मिलता है। ATP के रूप में शरीर को एनर्जी मिलता है। ATP के रूप में ही हमें एनर्जी मिलता है। देखिए ये ग्लूकोज जब टूटता है वाटर के साथ तो क्या बनता है? CO2, H2O और ATP। देखिए हमारे शरीर को जल की भी ज़रूरत होती है और ATP क्या होती है? यही ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। एक बार मैं देख रही हूँ यहाँ पे विजिबल है कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से मिलता है हमें ऊर्जा। इसी भाग में क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। ATP का फुल फॉर्म कोई बताएगा? ATP का फुल फॉर्म कोई बताएगा? देखिए ATP का फुल फॉर्म होता है एड्रीनो ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है? एड्रीनो ट्राई फॉस्फेट। देखिए अब लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन तथा संश्लेषण ATP के रूप में करता है। ATP के रूप में करता है। किस रूप में करता है? ऊर्जा का उत्पादन। और संश्लेषण किस रूप में करता है? संश्लेषण या संग्रहण, इसको लिख लेंगे, संग्रहण लिख लीजिए। संग्रहण किस रूप में करता है? ये ATP के रूप में। किस रूप में करता है ये? ATP के रूप में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा घर कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। जिन्हें भी समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट कर देंगे, ठीक है। मैं अगले क्लास में उसे बता दूंगी।
चलिए एक और चीज़ देखते हैं कि देखिए यहीं पे कोशिका का क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। बहुत बार पूछता है कि कोशिका के किस भाग में रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। तो इसी भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में कोशिका का श्वसन होता है। कोशिका का श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में कोशिका का क्या होता है, श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर लिखेंगे रेस्पिरेशन होता है। कोशिका का श्वसन इसी भाग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में। किस भाग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में। देखिए एक और चीज़ हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए सबसे बड़ा भाग, मैंने सेल का सबसे बड़ा भाग किसे बताया था, केंद्रक को बताया था। सबसे बड़ा भाग किसे बताया था मैंने, सेल का, कोशिका का सबसे बड़ा भाग मैंने केंद्रक को बताया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है केंद्रक के बाद दूसरा भाग है। केंद्रक के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा भाग है। बड़ा भाग है, ठीक है। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है किसका, कोशिका का। किसका, कोशिका का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने क्या क्या जाना, इसके खोजकर्ता के बारे में हम लोगों ने जाना अल्टमैन। इसके मेनली जो खोजकर्ता होते हैं अल्टमैन और फ्लेमिंग होते हैं। पहली बार ऑब्जर्व किसने किया माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये थे कोलिकर। पहली बार ऑब्जर्व किसने किया, कोलिकर ने। किस में, इंसेक्ट्स में, कीड़े मकोड़े में, ठीक है, कीड़े मकोड़े में। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, कोलिकर ने। कोलिकर नामक वैज्ञानिक नहीं थे जो माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए। उसके बाद हमने पढ़ा मेवस के बारे में। हमने क्या पढ़ा कि पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने प्लांट कोशिका में पादप कोशिकाओं में खोजा था। पहली बार पादप कोशिकाओं में इन्होंने खोजा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद ये हमने वेस्ले के बारे में। वेस्ले ने क्या किया था, कोई बताएगा। इन्होंने यकृत कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया था, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में होता है। फिर हमने एटीपी का फुल फॉर्म देखा, एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के रूप में एनर्जी को संश्लेषण करता है, संग्रहित करता है एटीपी के रूप में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या जाना, इसके बाद जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। और क्या जाना हम लोगों ने, बहुत कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बता दिया। लगभग सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। इसे पावर ऑफ सेल कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, इसे पावर ऑफ सेल कहते हैं, यानी ऊर्जा घर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा घर, बता दिया है मैंने। ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर इसे कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने 3 चीज़ें आज पढ़ी। केंद्रक के बारे में जाना, जीन के बारे में जाना और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत ही अच्छे से जाना। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से जाना। तो प्लीज़ जिन्हें भी मेरी मेहनत पसंद आ रही है वो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाए और प्लीज़ ओके बाय।